आज हम देखेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है और यह इकाई 7 में आपको मिलेगा। तो इसका वाचन करना है और यह बहुत ही सरल कविता है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आप समझेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर की नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविता है ओजपूर्ण शैली में आपको दिखाई देगा। इसमें ओज मतलब वीरता की प्रधानता है और ये बहुत ही सरल है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी। तो ये जो है लक्ष्मीबाई की विशेषता बता रहे हैं कि लक्ष्मीबाई ने सन 57 में 1957 ईस्वी में जब 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो उस समय इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था और इस समय ये युद्ध के लिए ललकारी थी, युद्ध के लिए आगे उद्धत हुई थी। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भाग लिया था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। मतलब इस प्रकार से खेल खेलती थी। महाराष्ट्र के कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये बूंदेले हर बोलो किसको बोला जा रहा है? जो बुंदेलखंड है, झांसी जो है बुंदेलखंड में पड़ता है, तो इसीलिए उस क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और बूंदेलहर तो क्या होता है, जो मौखिक रूप से किसी अच्छे व्यक्ति की या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जब उसकी गाथा गाते हैं तो उसको हरबोलवा कवि कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया बूंदेलहर, मतलब बुंदेली में कथा कहने वाले जो कवि हैं उनके मुँह हमने क्या सुनी थी, कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावली शिव आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कर भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की कहानी है। वो झांसी में क्या होता है कि जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनके जो पति का निधन हो जाता है और इस प्रकार से उनका जो वंश है वो सूना हो जाता है। कोई राज गद्दी प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रहता है, मतलब उसका कोई वंश नहीं रहता है। तब बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन हरकाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। मतलब अब वहाँ पर कोई वंश नहीं था उस झांसी को चलाने के लिए, तो इसी समय डलहौजी ने जो है हड़प नीति चलाई थी। मतलब जिसका कोई वारिस नहीं था, जिस राजवंश का या जिस जमींदार का या जिस राजवंश का कोई वारिस नहीं था, उसको वो हड़प लेता था, ब्रिटिश राज्य में समाहित कर लेता था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं
अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था यह सब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। मतलब जब डलहौजी यहाँ शासन करने लगा तो डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने जितने भी हड़प नीति के तहत अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य है उस साम्राज्य में ऐसे राजवंशों को जिसको कोई वारिस नहीं थे उसको मिला लेते थे। और फिर उसी के समय ये उसी संबंधित बात चल रही है। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की दिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध में पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। मतलब ये जो पूरा का पूरा भारत क्षेत्र है, चाहे आप दिल्ली की बात करो, लखनऊ की बात करो, पेशवाओं की बात करो, नागपुर की बात करो, उदयपुर की बात करो, तंजौर की बात करो, सतारा की बात करो, कर्नाटक की बात करो, सब में यही स्थिति थी। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी सोई रनिवासों में बेगम गम में थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अखबार अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखार। मतलब उस समय क्या होता था कि जब हड़प लेते थे तो रानियों के जेवर या कुछ सामग्रियाँ राजाओं के उनको नीलाम करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देती थी। तो ये बड़ा अपमानजनक होता था। या पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली नेरड़ चंडी का कर दिया प्रगट आह्वान। मतलब जितने भी आपके सैनिक लोग थे उनके पुरख थे, उन्होंने बहुत अपने स्वाभिमान के लड़ा था, देश के लिए लड़ा था। उनके मन में एक अभिमान था कि हम क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लिपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना के भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो 1857 की जो क्रांति थी वो सभी जगह पूरे के पूरे भारत में व्याप्त हो गई थी, इसके माध्यम से पता चलता है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। मतलब जब 1857 की क्रांति हुई तो इन लोगों ने, चाहे नाना धुंधु पंत की बात करें, तात्या की बात करें, चतुर अजीमुल्ला की बात करें, ये सब लोगों ने क्या किया था, सब इन्होंने इनका साथ दिया था रानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनको उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा थोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ युद्ध आसमानों में।
जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी की रानी ने जब रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी के मैदान में युद्ध करने के लिए गई, उसी की स्थिति का यहाँ पर चित्रण है। और लेफ्टिनेंट वाकर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। मतलब घोड़ा जो है निधन हो जाता है, घोड़ा को चोट लगती है तो वो मर जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। मतलब यमुना तट पर अंग्रेजों को ये झांसी की रानी ने हरा दिया था। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, जो अंग्रेजी शासन थी उसका जो साथ देने वाले थे सिंधिया परिवार, उस सिंधिया परिवार ने इसका क्या किया था, विश्वासघात किया था, जिसके कारण से झांसी की रानी को क्या हुआ था, नुकसान उठाना पड़ा था और उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। और झांसी विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। मात्र 23 साल की थी ये। हमको जीवित करने आई तंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सिखानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता बहुत भावपूर्ण है, यदि अगर आप मन लगा करके पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छी कविता है, ज़रूर इसको पढ़िएगा अच्छे से और आसानी से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है वीरों का कैसा हो बसंत। तो वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो दूसरी कविता है, दूसरा कविता है, इसका हम व्याख्या देखते हैं। आ रही हिमालय से पुकार है उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। मतलब दिधि मतलब होता है सागर, प्राची मतलब पूर्व दिशा, नभ मतलब आकाश, दिगंत मतलब दिशा का अंत। इसमें हिमालय पर्वत से पुकार आ रही है और सागर भी बार बार गरज कर कह रहा है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। पूर्व और पश्चिम दिशाएं तथा एक छोर से दूसरे छोर तक फैली धरती और अनंत काल से विराजमान आकाश आदि सभी एक दिशा से दूसरी दिशा तक अर्थात चारों ओर सभी यह प्रश्न कर रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। जो दूसरा है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो बसंत। मधु मतलब शहद होता है, फूलों का रस, अनंग मतलब आकाश, कामदेव, आकृतिहीन, वसुधा मतलब होता है धरती, पुलकित मतलब रोमांचित, गदगद, कंत मतलब पति।
तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया यह वीरों का वसंत कैसा हो से लिया गया है। और इसमें कवित्री कहती है कि खेतों में सरसों की फूल आ गई है, जिससे धरती सूर्य की किरणों के समान पीली हो गई है। फूलों से भरी लहराती फसलों ने वीरों के जीवन में नया रंग भर दिया है। आकाश मेघों से भर गया है, धरती का अंग अंग उमंग से भर गया है। ऐसा बसंत ऋतु में उसका पति वीरों की वेशभूषा में युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी स्थिति में कोई प्रश्न करे कि वीरों का कैसा बसंत हो, तो उत्तर यही होगा कि रणभूमि में वीरों का जैसा वसंत होता है, ठीक वैसा ही क्या होना चाहिए, बसंत होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फिर यहाँ पर कोकिल मतलब कोयला, मारू मतलब एक बाजे का नाम है, मारू एक बाजे का यंत्र है जैसे बजाते हैं उसको, रण मतलब युद्ध भूमि होता है, आदि मतलब शुरुआत होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह वीरों का वसंत कैसा हो से उद्धृत इन पंक्तियों में वीरों का वसंत का चित्रण किया गया है। कवित्री कहती है कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशियाँ मनाएंगे, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीतता जाता है। बसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है। वीर जब युद्ध में मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों ही हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिलेगा तो जीवन मिलेगा और पराजय मिलेगा तो मृत्यु मिलेगा। कवित्री पुनः प्रश्न करती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। जो वीर पर या युद्ध में जो वीर जाते हैं उन लोगों का जो वसंत है वो कैसा होना चाहिए। आगे है चौथा नंबर का पंक्ति हम देखेंगे। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विशाल या दलित श्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गलबाहें मतलब गले में हाथ डालकर आलिंगन करने की अवस्था, चल चितवन मतलब नैनों के बाण, दलित मतलब दबे कुचले लोग, दुरंत मतलब होता है अपार। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें कहती है कि जो बसंत है वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए जो युद्ध में उद्धत हो रहे हैं। कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती है तो दूसरी ओर अपने गले में उनकी प्रिया के बाहों को हार देखती है। वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती है कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिया की बाहों के हार, वे धनुष बाण संभालने या प्रिया के नैनों के बाण, वे विशालमय जीवन को प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव करें। दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सब दुख सुख के बीच उनका बसंत कैसा हो। आगे है 5वां नंबर का हम पंक्ति देखेंगे। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अतीत मतलब बीता हुआ समय, लंके मतलब लंका, कुरुक्षेत्र मतलब वह स्थान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इस पंक्ति के माध्यम से ये कहती हैं कि युद्ध का अंत क्या होता है, इस पर प्रकाश डाला गया है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कवित्री कहती हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी को तोड़ने के लिए युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का भी भला नहीं होता। जीतने वाला हारने वाला, जीतने वाला दोनों हरियाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वह अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से क्या कर सके, बचा सके। मतलब युद्ध में क्या होता है उसकी स्थिति को यहाँ पर बताया गया, क्योंकि किसी का भी क्या नहीं होता, फायदा नहीं होता है इसमें। आगे है 6वां नंबर का है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, एक दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, जो दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत।
शिला मतलब होता है पत्थर, पाषाण, दुर्ग मतलब किला, राणा मतलब राणा प्रताप, ज्वलंत मतलब होता है जलता हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें वीरों का वसंत कैसा हो में कहते हैं कि कवित्रियों ने प्राचीन युद्ध का उल्लेख करते हुए देशवासियों को युद्ध रोकने का आह्वान किया। देशवासियों को युद्ध रोकने का भी आह्वान करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में भी उद्धत होने के लिए कहते हैं। कवित्री कहती हैं कि युद्ध और वीरता को मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसा स्थलों का आह्वान किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना या बलिदान कर जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती है। आगे है 7वां नंबर का, देखेंगे ये अंतिम पंक्ति है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन, हंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो चंद मतलब होता है, कवि चंद बरदाई के बारे में बात करते हैं। बंधी मतलब होता है बंधन में, हंत मतलब हर्ष, विषाद, आश्चर्य आदि का आश्चर्य सूचक प्रसंग या शब्द। तो कवित्री कहती है कि इसमें वीरों का कैसा हो बसंत से ये कविता में बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाले अंग्रेजों के राज्य का यथार्थ वर्णन इसमें चित्रित किया गया है। कवित्री दुख को प्रकट करते हुए कहती है कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल दें। आज कवियों को कलम स्वच्छंद नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शासन की गुलाम है। अंग्रेजी शासन जैसा चाहती है वैसा वो क्या करते हैं, लिखते हैं, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते। फिर हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए।